की क्लास में विज्ञान भाग 2 कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। इसके पूर्व क्लास में जीवों के विकास के प्रारंभिक चरण के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम देखते हैं बीगल का सफर और डार्विनवाद। जैसा कि बीगल का जो सफर है 27 दिसंबर 1831 से प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर 1836 को खत्म हुआ, ऐसा माना जाता है। बीगल के सफर में डार्विन ने अपने सफर में जितने भी वनस्पति हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, सभी के बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है। अब आगे देखते हैं कि डार्विन के द्वारा जो उस सफर के दौरान अवलोकन जो किया गया उसके बारे में। तो कुछ पॉइंट आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसमें से सफर के दौरान समुद्री किनारों में या समुद्र में कई प्रकार के ऐसे जीवों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, साथ ही उनकी खाद्य श्रृंखला का भी अध्ययन किया। दूसरा बिंदु है जैसे उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले वनस्पति तथा पेड़ पौधे के बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। तीसरा पॉइंट है दक्षिणी पहाड़ों में या पहाड़ों के चट्टानों पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनके द्वारा बहुत सारी जानकारी ज्ञात हुआ। अगला पॉइंट है कुछ ऐसे विशालकाय प्रजातियां पूर्व में पाई जाती थी जो कि आज जो है नहीं पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डायनासोर, जिसकी पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। मीसोजोइक महाकल्प जो था, उस महाकल्प में सरीसृपों की बहुत अधिकता थी, जो कि वातावरणीय अनुकूलताओं के कारण या जीवन संघर्ष के कारण या पारिस्थितिक अनुकूलन के कारण या भोजन की कमी के कारण वे जो है आज इस पृथ्वी पर नहीं है, केवल उनके अवशेष जो है पाए गए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बिंदुओं पर डार्विन ने अवलोकन किया, जिन्हें उसने अपने एक पाठ्य पुस्तक में उन्होंने प्रतिबंधित किया। ऐसे ही कुछ और जीवाश्म मिले। एक स्थान है अफ्रीकी तट पर सन 1938 में कुछ मछुआरों के द्वारा समुद्र में कुछ ऐसे जीव मिले जो दिखने में मछली के समान थे, लेकिन इनका विकास जो है रुक गया था। लेकिन आज भी है ना, इसे जीवित जीवाश्म के रूप में माना जाता है। ऐसे ही एक स्थान है आपका दक्षिणी अमेरिका में गलापागोस। इस द्वीप में उन्होंने कई ऐसे टापुओं में जाकर पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और बहुत सारी उनकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान अर्जित किया। इसी संदर्भ में जैसे बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे आपका छिपकली है, पक्षी है ना, और पक्षियों के समान और प्रजाति वाले, जिनमें अलग अलग विभिन्नताएं जो है अपनी खोजों के दौरान उन्होंने अनुभव किया। इस पाठ्य पुस्तक में कुछ पिंच नामक पक्षी के बारे में आपका यहाँ पर वर्णन जो है दिया गया है। इसमें पिंच मतलब एक गौरैया जो पक्षी होता है उन्हीं के समान होता है,
लेकिन इनका जब अवलोकन किया गया तो पिंच के अलग अलग प्रकार में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, जो आवाज के आधार पर या अनुकूलता के आधार पर उसमें जो चोंच की बनावट जो थी वो अलग अलग प्रकार का था। शाकाहारी, मांसाहारी, है ना, कीट वर्ग, ऐसे खाने वाले की अलग अलग प्रजातियां उनको देखने को मिली। आगे देखते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर डार्विन ने बताया है कि प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें समानताएं भी पाई जाती हैं और बहुत सारी उसमें असामान्यताएं भी पाई जाती हैं। तो ये सारी जो प्रकृति में पाए जाने वाली पशु हैं, पौधे हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ये बिंदुएं थी, जिसमें से यहाँ पर एक देखते हैं हम लोग सजाति लक्षण के बारे में। सजाति लक्षण जो है वास्तव में होता क्या है? सजाति जो लक्षण जो होता है ना, जैसे प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, सब में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ विविधताएं भी पाई जाती है। विविधता मीन्स अंतर भी उसमें पाया जाता है। तो सजाति लक्षण का यहाँ पर मतलब यह बताया गया है कि रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से जो एक समान दिखाई देते हैं तथा कार्य जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे लक्षण को कहते हैं सजाति लक्षण। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जैसे चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन के पंख, मनुष्य का अग्रपाद, पशुपाद, कुत्ते हैं, भेड़ हैं, इनके अगली टांग, ये सभी जो है सजाति लक्षण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से सभी अंगों का कार्य जो है अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य जो है अपने अग्रपाद का इस्तेमाल जो है या उपयोग जो है अपने सामान्य रूप से जो कार्य करते हैं भोजन खाने के लिए या फिर बहुत सारे काम को करने के लिए हम उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जैसे चमगादड़ है अपने अग्रपाद का जो उपयोग जो है वे लोग उड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो दिखने में या फिर रचना या उत्पत्ति में है ना, वे सभी क्या है, एक समान होते हैं, लेकिन कार्य उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं, सजाति लगते हैं। समृद्धि लक्षण के बारे में, समृद्धि जो लक्षण जो होता है वो सजाति लक्षण के विपरीत होता है, अर्थात समृद्धि जो लक्षण जो होते हैं उत्पत्ति तथा रचना की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्य क्या होता है आपका, एक समान होता है। जैसे पक्षियों का अग्रपाद जो है टांग से बना होता है और तितलियों का जो पंख होता है उनकी टांगों से नहीं बल्कि त्वचा से बना होता है, परंतु दोनों के कार्य जो है क्या होते हैं, एक समान, अर्थात उड़ने में सहायक होते हैं। ऐसे लक्षणों को ही क्या कहते हैं, समृद्धि अंग कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक जो है आपका चयन व विकास। जीवों के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है और डार्विन के अवकलन से या अवलोकन से पता चलता है कि प्रकृति में एक कहना चाहिए चयन प्रक्रिया जो है
चलती रहती है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है अर्थात पारिस्थितिक अनुकूलन बदलते जाता है, वैसे वैसे जीवों में क्या होता है, परिवर्तन आते जाता है। यदि कोई पेड़ या पौधे या फिर जीव जंतु जो है अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है तो वह जीव जो है जीवित रहता है, अर्थात वह जो है अगली पीढ़ी में जाता है। परंतु जो जीव अपने आप को ढाल नहीं पाता उनकी मृत्यु हो जाती है। यह है प्रकृति का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रकृति स्वयं चुन लेती है कि किसे अगली पीढ़ी में जाने देना है और किसे नहीं। इसके पश्चात देखते हैं विकास का सिद्धांत। विकासवाद से संबंधित कुछ सिद्धांत जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसके फलस्वरूप बताया गया है कि प्रकृति में जैविक विविधता पाई जाती है, अर्थात प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं सभी में एक दूसरे में समानताएं और असमानताएं दोनों ही पाई जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विश्व की जितनी भी प्रजाति है वो एक झटके में, है ना, एक झटके में नहीं बल्कि पहले से ही मौजूद है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व में भी जीव उपस्थित है और उन्हीं जीवों के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। अगला बिंदु है विविध जीवों की उत्पत्ति जो है ना, कहा गया है कि हमारे पूर्वजों से हुई है। मतलब आज जो है जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं वो अपने पूर्वज से ही बने हैं, ऐसा माना गया है। अर्थात कहने का मतलब है जैसे एक प्रकार का जो वृक्ष होता है ना, जो बहुत विशाल होता है, जिसकी बहुत सारी शाखाएं होती है ना, तो ये जो हमारा विकासवाद है वो एक बहुत बड़े वृक्ष के समान है जिसकी हम शाखाएं हैं। आगे देखते हैं कि जीवों में जो अनुवांशिक जो गुण जो पाए जाते हैं वो अपने पूर्वजों से पाए जाते हैं। अनुवांशिक गुणों का मतलब होता है कि सभी जीवों में डीएनए आरएनए एक अनुवांशिक इकाई होती है जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। आगे देखिए अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन का मतलब होता है कि जीव वातावरणीय अनुकूलन के अनुसार अपने आप को क्या कर ले, ढाल ले, वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अर्थात परिस्थिति कैसे भी रहे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भूकंप हो, ताप की अधिकता हो, कोई भी परिस्थिति हो, जीव अपने आप को क्या कर ले, उस आवास में ढाल लेता है। उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। आगे देखिए प्रजातिकरण। प्रजातिकरण के अंतर्गत इसमें हम समझते हैं कि डार्विन ने कुछ अवलोकनों में यानी कुछ महाद्वीपों में उन्होंने अवलोकन किया जिसमें कुछ ऐसे जीव थे जो लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ थे। तो इस प्रकार के जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को क्या कहते हैं, प्रजातिकरण कहते हैं। अगला लास्ट टॉपिक है आपका प्रजाति। प्रजाति जो है एक कहना चाहिए जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें लैंगिक प्रजनन करने की क्षमता होती है। इस प्रकार से आपका ये जो ज्ञान का जो प्रथम अध्याय होता है यहीं पर समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे सभी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपने कॉपी पर
नोट करें।